ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्लास नंबर 2 है वेव ऑप्टिक्स की हिंदी इंग्लिश, और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 24 से उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दो कला संबद्ध यानी कोहेरेंट एक वर्णी प्रकाश पुंजों की तीव्रताएं मतलब में जो इंटेंसिटी है आई और 4 आई है। मतलब क्या देखा रहा है, I1 आपको दे रखा है आई और सेकेंड इंटेंसिटी I2 क्या देखा है 4I। ओके, कह रहा है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी पुंज की अधिकतम और न्यूनतम संभव तीव्रताएं क्या होंगी। मतलब यदि इंटरफेरेंस होता है तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी। ओके, तो बच्चों फॉर्मूला देखते हैं। इंटेंसिटी का होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos थीटा। आई मैक्स इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर और आई मिन इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको अपॉन कर दो क्योंकि हमको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम चाहिए। ओके, तो एक्चुअली क्या बना अपने पास बना अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो रूट I1 कितना दिया 4I, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और I का रूट I ही रहेगा, प्लस इसकी तो रूट I दी है तो रूट I ही रहेगा, और नेक्स्ट 4I तो हो जाएगा रूट 2I माइनस रूट I। क्लियर हुआ, कॉमन ले लो रूट I, तो ऊपर बच गया 2 प्लस 1 यानी 3 और नीचे 2 माइनस 1 यानी कि 1। ओके, रूट I कैंसिल। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे होल स्क्वायर में लगाना भूल गया था, ये लगा दिया। तो I से I कैंसिल, मछली अंदर मतलब रूट 3I और रूट I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा। तो आंसर कितना आ गया 9:1। 9:1। तो आंसर जो इसमें इंडिविजुअल इंटेंसिटी पूछी गई, यहाँ तो मैंने रेशियो निकाल लिया। इंडिविजुअल इंटेंसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 9I हो जाएगा और नीचे वाला I हो जाएगा। अगर वैसे इंडिविजुअल भी निकालना तो फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये रूट I1 जो है यदि इधर से निकालना है इंडिविजुअल, तो रूट I1 तो 4I का रूट हो जाएगा 2I प्लस रूट I हो जाएगा I का होल स्क्वायर। तो 2I प्लस I का होल स्क्वायर क्या होगा 3I का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9I स्क्वायर। यस, तो ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो है सॉरी का होल स्क्वायर, तो 2 रूट I प्लस 3 रूट I, मैं रूट I भूल ही गया, रूट I का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9I आएगा। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 9I/I मतलब कि इंटेंसिटी जो होंगी 9I और I होगी। चेक कर लीजिए 24 का आंसर, 24 का 9I एंड I। यस, करेक्ट आंसर। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 9I और मिनिमम कितनी होगी I। चलिए अगला क्वेश्चन 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। यंग के प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। कला संबंध स्रोतों के अनुपात का आयाम का अनुपात, मतलब आपको इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। इंटेंसिटी आपको दी गई है मैक्सिमम और मिनिमम, तो दिया गया है I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रेशियो कितना दिया गया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4:1 दिया गया है। ओके, अब हमको बोल रहा है कि आप इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि I मैक्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। याद आया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, एंड I मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यदि दोनों को डिवाइड कर देंगे तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस A2 होल डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का कम्प्लीटली होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगा ना। अब ये दिया है 4:1, तो पुट कर दो 4:1 इक्वल टू, यहाँ का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। क्लियर, ये कितना आ गया 2:1 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। हमें रेशियो चाहिए A2 का, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो A1 अपॉन A2 प्लस 1 और A1 अपॉन A2 माइनस का 1। हमें A1 अपॉन A2 चाहिए, इस क्वांटिटी को आप x मान लो, तो 2/1 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर, 2x में से x गए, x इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी x इक्वल टू 3, कुछ नहीं है नीचे कितना 1। x क्या था, x था A1 अपॉन
A2, आंसर कितना आ गया 3:1। तो मेन फॉर्मूला यही है, आई मैक्स अपॉन आई मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 4 mm दूरी से पृथक्कृत दो रेखा छिद्रों को, मतलब रेखा छिद्र मतलब स्लिट, मतलब दो स्लिट हैं जिनके बीच की दूरी 4 mm है, 600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। रेखा छिद्रों से 2 मीटर की दूरी पर रखे फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो सिंपल बीटा का फॉर्मूला लगाना अपन को, हमको फ्रिंज विड्थ लगाना है। तो बीटा इक्वल टू कितना, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। सो बीटा, क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा है। सो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये होता है फॉर्मूला। बीटा इज इक्वल टू, देखिए बेटा यहाँ पे तो जो लैम्डा दिया हुआ है अपन को कितना दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम को 6000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 की पावर माइनस 10 मीटर इंटू डी, डी मतलब पर्दे की दूरी, कैपिटल डी कितना दिया 3 मीटर, 2 मीटर। ओके, जो कैपिटल डी दिया गया अपन को वो दिया गया है 2 मीटर, यस 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है, तो 2 मीटर दूरी ये 2 कर लो। ओके, अपॉन डी, स्मॉल डी क्या दिया हुआ अपन को, स्मॉल डी दिया हुआ है अपन को 4 mm, तो जो दो स्लिट है उनकी बीच की दूरी 4 mm है, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो बस सॉल्व कर लीजिए, इसमें और तो कुछ है नहीं, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.3 mm। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तरंग में फाई कालांतर के तुल्य पथांतर, अगर मतलब आपको दिया है फेज डिफरेंस फाई, तो आपको पाथ डिफरेंस फाइंड करना। तो वेरी सिंपल भाई, पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका डेल्टा इक्वल टू फेज डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2 पाई, ऐसे आता है। तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना दिया था फाई, तो पाथ डिफरेंस होगा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो डेल्टा इक्वल टू लैम्डा 5 बाई 2 पाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दो स्लिटों वाले यंग के प्रयोग में दो स्लिटें बराबर चौड़ाई की है, मतलब दोनों की विड्थ इक्वल है। प्रकाश स्रोत के स्लिटों के हमेशा समित रखा गया है। केंद्रीय फ्रिंज पर तीव्रता I0 है। यदि एक स्लिट बंद कर दी जाए तो इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, मतलब एक स्लिट यदि बंद कर दी जाती है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो स्लिट की होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, के ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, I1 अपॉन I2 कंपैरेटिव फॉर्मूला इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये केसेस है भाई। शुरुआत में कह रहा है कि जिस समय, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंट्रल फ्रिंज I0 का है जब डबल स्लिट था, ओके, जब डबल स्लिट था तो मैक्सिमम फ्रिंज I0 है। तो चलिए ये तो हो गया। अपन जानते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, ये तो हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट केस में आपके पास दोनों ही स्लिट ओपन हैं, ठीक है ना। आपको ये भी पता होगा, एक मैंने बताया था फॉर्मूला, I मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम का कंपैरिजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, दो मैक्सिमम का कंपैरिजन हो रहा है। क्लियर हुआ। चलिए देखिए, तो क्या है भाई, I प्रोपोर्शनल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, मैक्सिमम की बात हो रही है। बोलिए होता है कि नहीं होता। I मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। यदि मैं दो मैक्सिमम कंपेयर करूं, I मैक्स 1 और I मैक्स 2, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, A1 प्लस B1 का होल स्क्वायर अपॉन A2 प्लस B2 का। ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी जा रही है कि पहला जो केस है वहां पर इंटेंसिटी I0 आई है और दोनों सोर्स सेम है, मतलब जितना पहले का एम्पलीट्यूड उतना दूसरे का। तो A मान लो पहले का भी दूसरे का भी A होगा, तो इंटेंसिटी A प्लस A का स्क्वायर। दूसरे केस में निकालना है I, पता करना है। उसमें एक सोर्स तो इल्यूमिनेटेड था बट दूसरे स्लिट को बंद कर दिया गया था, तो इंटेंसिटी 0 का होल स्क्वायर। तो I0, इसको मैं I2 ले लूं, अपॉन I2
इक्वल टू ए प्लस ए 2a यानी कि 4a² अपॉन कितना, इससे ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर। तो आंसर I2 इक्वल टू I0 अपॉन कितना, I2 इक्वल टू I0 अपॉन 4। मतलब जो सेकंड वाली इंटेंसिटी वो फर्स्ट वाले का 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 29 देखिए। एक तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे से आता हुआ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, भाई दूर जा रहा तो रेड शिफ्ट होता है, तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। भाई एक तारा जो है वो अर्थ में दूर जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, ये अर्थ में बंदा बैठा हुआ है, इससे ये दूर जा रहा है ना। तो दूर जाते हुए सोर्स की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, यही तो पूछा है कि बताइए वेवलेंथ क्या होगी, तो आंसर है बढ़ेगी, बी ऑप्शन 29 का बी। चेक कर लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ, तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो डॉपलर लाल विस्थापन होगा, लाल विस्थापन मतलब रेड शिफ्ट होगा, अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल किनारे की ओर सरक जाएंगी और तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, मतलब फाइनली वेवलेंथ जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, ये कह रहा है ये बात। नंबर 30, I1 और I2 तीव्रता के दो कला संबद्ध सूत्र व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप की अधिकतम तीव्रता पहले ही बता चुका हूँ, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये तो होती है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। डन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होगी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की विड्थ कब मिनिमम होगी पूछा है, मिनिमम, न्यूनतम मतलब मिनिमम। तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, बोलो, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो लैम्डा सबसे कम किसका होगा, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ विड्थ मिनिमम होगी। तो आंसर सी चेक करो, नीला, यस एग्जैक्टली सी, ठीक है। बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका लैम्डा कम, तो विबग्योर स्पेक्ट्रम में वायलेट का या और ब्लू का सबसे कम होता है ना, इसलिए सबसे कम विड्थ किसके लिए होगी, फ्रिंज विड्थ की, ब्लू कलर के लिए। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किसी तारे की घूर्णन गति का आवर्तकाल 22 दिन तथा उसकी त्रिज्या 7.87 × 10⁸ मीटर है। यदि तारे के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4320 एंगस्ट्रॉम हो तो उसका डॉपलर विस्थापन का मान क्या होगा। मतलब डेल्टा लैम्डा आपको फाइंड करना, पहले इंग्लिश में समझा दूं आपको मैं। ओके, कह रहा है कि कोई तारा है, ये कोई तारा स्टार चक्कर मार रहा है यहाँ पे, मान लो ये स्टार यहाँ पे चक्कर मार रहा है। किसी तारे की घूर्णन गति का आवर्तकाल 22 दिन है, मतलब यहाँ से ये जो इसका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इक्वल टू 22 डेज है, 22 डेज है। तो सबसे पहले इसको सेकंड में बदल दो, तो 22 और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 86,400 सेकंड। बदल लोगे इसको, ये बन गया टी, क्या बन गया, टी, टाइम पीरियड इतने सेकंड। अब कह रहा है उसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 7.7 × 10⁸ मीटर, जो रेडियस दी गई है आर इक्वल टू 7 × 10⁸ मीटर की रेडियस दी गई है। समझ गया ना। ये जो ओरिजिनल वेवलेंथ एमिट कर रहा है तारा, जो ओरिजिनल वेवलेंथ एमिट कर रहा है तारा, लैम्डा वेवलेंथ जो है वो कितनी है यार, इसकी वेवलेंथ लैम्डा ओरिजिनल जो है दैट इज इक्वल्स टू 4320 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी ओरिजिनल वेवलेंथ है, समझे। तो आपसे बोल रहा है डेल्टा लैम्डा क्या होगा। देखो यार, डेल्टा लैम्डा का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ओरिजिनल लैम्डा इंटू वी अपॉन कितना, सी। अब आपको यहाँ पे वी पता नहीं है कि वी क्या है ना, यहाँ पे आपको वी पता नहीं है कि वी क्या है। चलो वी निकालते हैं भाई। v इक्वल्स टू घूर्णन गति में क्या होता है, आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहाँ पे v आर तो दिया हुआ है, ओमेगा क्या होता है 2π/t, होता है कि नहीं होता, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो ये कुल मिलाकर के ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2πr/t, 2πr अपॉन कितना t, यहाँ पे पुट कर दो, क्लियर हो गया ना। तो
कुल मिला के यदि v की वैल्यू 2 पाई आर टी पुट करोगे तो ये आएगा 2 पाई आर लैम्डा अपॉन सी टी। तो फुल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर लैम्डा अपॉन कितना, सी इंटू टी। 2 पता है, पाई पता है, आर पता है, लैम्डा पता है, सी पता है और टाइम भी पता है। तब तो सारी चीजें रखनी ही है। चलिए मैं ही रख देता हूँ। ओके, पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3 पे आ जाइए। पेज नंबर 3, यस, क्या बताया मैंने फॉर्मूला जी, 2 अपन को क्या निकालना है, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई आर लैम्डा अपॉन सी टी, 2 पाई आर लैम्डा अपॉन सी इंटू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, रेडियस दी गई है, कितनी दी गई है रेडियस, 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर रेडियस, 7 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा ओरिजिनल भी दिया गया है 4320 एंगस्ट्रॉम, तो 4320 एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा। ओके, अपॉन सी मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम पीरियड 86,400 बच्चों सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर आएगा डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.033 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। इतना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा। क्लियर है? ये 1 से कम है, लैम्डा की वैल्यू 1 से कम आ रही है, डेल्टा लैम्डा कम हो रहा है, डेल्टा लैम्डा, समझ गए ना? तो ये ब्लू शिफ्ट है। क्या है ये? ब्लू शिफ्ट। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 डन। 33, प्रकाश की 2 तरंगों की तीव्रताएं आई और 4i हैं। अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता, भाई आई मैक्स निकालना है, इंडिविजुअल आई दिए गए हैं, तो आई मैक्स इक्वल टू आप जानते हो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो √I1 एक है आई और एक है 4i का होल स्क्वायर, तो आई का तो √I ही आएगा और इसका कितना आएगा 4i का, 4i स्क्वायर का, 4i का आएगा कितना 2√I, बोलिए यस और नो। तो होल स्क्वायर का 2√I और i कितना 3√I का होल स्क्वायर, आंसर कितना 9i। कितना हो गया 9i। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी 9i होगी, चेक कीजिए। यस बिल्कुल सही, मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i। क्लियर है ना? यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी गई है, बस डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो रटने वाला है भाई। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की परास यानी कि रेंज, वेवलेंथ की रेंज 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम फिक्स होती है। ओके, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम, या 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से लेके 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर होती है। क्लियर ना? इसमें रेड कलर का सबसे ज़्यादा और ब्लू कलर वॉयलेट कलर का सबसे कम। चलिए नोट कीजिए इसको। 34 भी हो गया। नेक्स्ट 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है, एक तारा 5896 तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, मतलब ये इसका ओरिजिनल वेवलेंथ है, और वह पृथ्वी से 3600 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो पृथ्वी पर प्रेक्षित तरंग दैर्घ्य है कितना? आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। 35 एक तारा वाला देखो जरा क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ ये देखिए, एक तारे से आने वाले इतना 3737 एंगस्ट्रॉम, ऐसा ही था, वो ही नहीं था एग्जैक्टली। चलो तो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना, इसको दोबारा कर लो। हाँ यस बिल्कुल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आज कल की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हम कर चुके हैं, ठीक है ना? यस, तो इसको कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटा? 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन देखिए। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई 0.2 mm है। मतलब सबसे पहले दी गई है फ्रिंज की चौड़ाई, यानी बीटा दे दिया गया है, बीटा। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बीटा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 चल रहा। यंग्स के एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई 0.2 mm है, मीन्स बीटा इक्वल्स टू 0.2 mm। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और स्लिटों के बीच का अंतर दोनों 10% बढ़ाते हैं। ओके, लैम्डा को भी इंक्रीज करके लैम्डा में कितना बढ़ा दिया, 10% ऑफ लैम्डा।
ओके। एंड स्लिटों के बीच का अंतर यानी कि स्मॉल डी जो है वो इंक्रीज करके 10% ऑफ डी कर दिया गया। तो बताइए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। देखिए क्या कर रहा है भाई, किसी चीज में आप लैम्डा प्लस 10% ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 10%, 10% कितना होता है भाई, लैम्डा का 10%, 10/100 एंड लैम्डा बाई 10। तो नया लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 10। यस और नो? तो कितना हो गया 11 लैम्डा बाई 10, बोलिए यस। एंड जो डी होगा दैट इज इक्वल टू 11 डी अपॉन 10। नाउ बीटा इज इक्वल्स टू होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है एन, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, बोलिए यस। कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। 36 क्वेश्चन चल रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा लें सब लोग, है ना। तो लैम्डा अपॉन डी, यदि हम दोनों को ही बढ़ा देते हैं तो चेंज कितना आएगा ये पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, आप अब बीटा इक्वल टू डी लैम्डा डी वाई होता है, तो ये बीटा 1 इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी। नाउ बीटा 2 ले लीजिए, बीटा 2 में डी कितना हो गया है, कैपिटल डी तो वही है डी, लैम्डा कितना हो चुका है बेटा 11 लैम्डा बाई 10, यही है ना। और डी डैश कितना हो चुका है 11 डी बाई 10। तो 11 डी बाई 10 से 11 डी बाई 10 कैंसिल, तो ये तो फिर से आ गया, यानी बीटा 2 इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। ये तो ओल्ड वाला है, यानी दिस इज इक्वल टू बीटा 1, और बीटा 1 कितना दिया था 0.2 mm, तो आंसर कितना आएगा 0.2 mm। तो मतलब फ्रिंज की विड्थ वही रहेगी 0.2 mm, रत्ती भर चेंज नहीं होगी फ्रिंज की विड्थ। बोलिए क्लियर है। चलिए देखिए परसेंटेज वाली बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो डी है उसको 10% बढ़ा दिया गया है, तो डी पहले मतलब डी डैश नया वाला डी, ओल्ड डी कितना था डी, ओल्ड डी का 10%, परसेंट हमेशा खुद की वैल्यू में बढ़ता है, तो डी का 10%, परसेंट यानी 10/100, परसेंट 10% तो 10/100, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया डी प्लस डी बाई 10 दैट इज इक्वल टू 11 डी बाई 10। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो ये था 37 क्वेश्चन। देखिए यंग के दूसरे प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, फ्रिंजों के बीच की दूरी उतनी ही रखने के लिए झिर्रियों और पर्दों के बीच की दूरी डी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, देखिए झिर्रियों और पर्दों के बीच की दूरी डी हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्या है भाई, अपने पास सिस्टम ये दिया है, यंग्स का एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो अपन जानते हैं कि बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि आपके पास दो बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार आपकी जो बीटा थी, दूसरी बार में बीटा डैश आया, फ्रिंज विड्थ बीटा डैश। इसमें क्या किया है, लाइट की वेवलेंथ सेम है, लाइट की वेवलेंथ सेम है, मगर जो स्लिट के बीच के डिस्टेंस है उसको दोगुना कर दिया, 2D कर दिया। क्या कर दिया 2D। अब 2D कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि यदि आपको बताइए पर्दे की दूरी कितना एडजस्ट करना पड़ेगा अब कि फ्रिंज विड्थ वही रहे। भाई सीधी बात है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो इसे भी आपको डबल ही करना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो कुल मिला करके अब क्वेश्चन में पर्दे के बीच की दूरी को कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल डी ले रखा है, तो स्मॉल डी को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा 2D में। जैसे यहाँ पे ये कैपिटल डी था तो किस में बदला है 2D में, तो इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता, ये तो मन से ही किया जा सकता है कि बताइए आंसर कितना करना पड़ेगा 2D करना पड़ेगा, समझ गए ना। हाँ, यदि इस कंफ्यूजन से बचना है तो इस फॉर्मूले को नया रूप दे दो, यदि इतना भी नहीं बन रहा तो बीटा इक्वल टू एक काम करो लैम्डा, पर्दे की दूरी को डी ले लो, स्क्रीन तक की दूरी को, और स्लिट की दूरी को एक्स ले लो। क्लियर है ना। बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा, डी डैश निकालना है और डिस्टेंस कितनी कर दी है 2x। अब क्वेश्चन का कहना है कि फ्रिंज विड्थ सेम रहे, मतलब बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश रहे।
तो लैम्डा डी अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू लैम्डा डी डैश अपॉन कितना बेटा 2x, एक्स से एक्स, लैम्डा से लैम्डा, सो डी डैश इक्वल टू 2 पलट के ऊपर जाएगा, आंसर कितना 2d। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो यदि फ्रिंज विड्थ इक्वल रखनी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। 37 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है, यंग किड दुष्लिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त किया गया है। वायु में प्रयोग करने पर फ्रिंज की चौड़ाई 2 mm प्राप्त होती है। यदि प्रयोग को 1.45 अपवर्तनांक के द्रव्य में करें तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? यदि इसको 1.45 वाले में किया जाए तो यस, बताता हूँ इंग्लिश में। फर्स्ट द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन एयर विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम, clear, and the fringe width that time is equal to 2 mm. Question is, if the experiment was done within an refractive index water 1.45, liquid of 1.45, then what will be the new fringe width? Clear है? देखिए भाई कंसेप्ट क्या लगने वाला है। हम जानते हैं बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू यदि बढ़ेगा तो लैम्डा टाइम्स क्या होगा, घटेगा। तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई म्यू। बोलो यस और नो। लैम्डा डैश जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा बाई म्यू। कम हो गया लैम्डा, लेकिन म्यू बढ़ गया तो लैम्डा कम हो गया। तो ये हमारे पास लैम्डा डैश करना है। तो जरा देखिए, तो बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन डी बाई स्मॉल डी। सो बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो बीटा ही था, तो मतलब बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई म्यू, सीधा फॉर्मूला रट लीजिए, बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई म्यू। तो हमको नई फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई म्यू। ओल्ड फ्रिंज विड्थ में म्यू का डिवाइड कर दीजिए। ओल्ड फ्रिंज विड्थ कितनी थी भाई, देखिए क्वेश्चन में दी गई थी 2 mm। कितनी थी 2 mm डिवाइडेड बाई 1.45, 2 mm डिवाइडेड बाई 1.45। गलत कुछ हो रहा है क्या? 2 mm डिवाइडेड बाई 1.45 बिल्कुल सही है। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2 mm को 1.45 में डिवाइड करिए, 2 में 1.45 का, तो 2 में 1.4 डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर आएगा 1.379। सो आंसर इक्वल टू 1.4 mm, नियर अबाउट 1/4। बुक्स में जो इसका फॉर्मूला दिया रहता है कई बार वो ऐसा रहता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। बोलिए सुनो, अब पहला एक्सपेरिमेंट आप केयर कर ला रहे हो एयर में, तो बीटा एयर इक्वल टू लैम्डा एयर कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। नाउ बीटा मीडियम इक्वल टू लैम्डा मीडियम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दोनों को डिवाइड कर दिया आपने, डी से डी कैंसिल, तो बीटा एयर अपॉन बीटा मीडियम इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। समझ में आया? अब आपको याद होगा बीटा एयर अपॉन बीटा मीडियम इज इक्वल टू, यदि इसको लिखा जाए तो इसको लिखते हैं हम लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, दैट इज इक्वल टू म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर लिखते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, यानी बी एयर अपॉन बी मीडियम इक्वल टू ए म्यू मीडियम। सुनो, तो बीटा मीडियम को ऊपर लाओगे तो ए म्यू मीडियम कहाँ जाएगा, नीचे। तो यस, तो करना क्या, बीटा मीडियम इक्वल्स टू बीटा एयर अपॉन ए म्यू मीडियम। डन जाएगा। ये है तरीका इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। यदि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो फ्रिंजों की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए घटेगी, बढ़ेगी। सी की विवर्तन के कारण कहीं घटेगी कहीं बढ़ेगी, कोई नहीं। तो आंसर करेक्ट दिख रहा है सी। भाई इंटेंसिटी आपने दूसरा सोर्स की बंद कर दी है, समझ गए ना? तो जो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसके कारण जो एनर्जी एक्सचेंज की वजह से इंटरफेरेंस के कारण कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ेगी और कहीं पर कम होगी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 40। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नीले और हरे प्रकाश जिनकी तरंग दैर्घ्य कम से 4360 एंगस्ट्रॉम और 5460 एंगस्ट्रॉम है,
का उपयोग किया जाता है x के केंद्र से फोर्थ उच्चिष्ट की दूरी हो तो। चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। x नीला इक्वल टू x हरा, x नीला ग्रेटर देन x हरा, x नीला लेस देन x हरा और x नीला अपॉन x हरा इक्वल टू, ये रेशियो दिया गया है 5490 डिवाइडेड बाई 4360। बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए 40 का सी। ओके, क्वेश्चन समझ नहीं है, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है और 2 वेवलेंथ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 2 लाइट से हो रहा है। एक आपको दिया गया है, एक है ब्लू लाइट लैम्डा ब्लू और एक है लैम्डा ग्रीन। क्लियर है? लैम्डा ब्लू आपको दिया गया है 4360 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा ग्रीन आपको दिया गया है 5460 एंगस्ट्रॉम। अब इनका कहना है 43 कहाँ, यहाँ पे, ओके 0 एंगस्ट्रॉम 4360। अब इनका कहना है कि x जो हाइट है, ये जो x बोल रहे हैं x हाइट, वो किसकी है? x हाइट है फोर्थ मैक्सिमम की, यानी फोर्थ ब्राइट की। समझ गया ना? x जो हाइट है फोर्थ ब्राइट की, तो आपको बताना है कि सही रिलेशन क्या है, फोर्थ ब्राइट की हाइट क्या है। आपको याद करिए, मैंने बताया था जो ब्राइट होता है तो उसका वाई एन क्या होता है? एन बीटा। याद आया? एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो भाई लैम्डा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सॉरी लैम्डा नहीं कांस्टेंट, इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? ये एन फोर्थ आपने बोल दिया तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो सीधी सीधी बात है वाई एन, जिसका नाम अभी इन लोगों ने एक्स दे रखा है, हाइट को एक्स बोल रखा है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लैम्डा। जिसका एक्स ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका एक्स ज्यादा होगा। तो देखिए लैम्डा किसका ज्यादा है बेटा? ग्रीन कलर का। तो लैम्डा ग्रीन इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, है ना? हाँ ब्लू। लैम्डा ग्रीन इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। इसका मतलब जो वाई ग्रीन होगा, ग्रीन की पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की जो फोर्थ पैटर्न बनेगा ग्रीन का, वो ऊपर बनेगा और ब्लू का पैटर्न कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन का पैटर्न ऊपर बनेगा और ब्लू का पैटर्न नीचे बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, कि एक्स ब्लू इज लेस देन एक्स ग्रीन। अरे एक्स हाइट ही तो था, इसको वाई को इन लोगों ने एक्स का नाम दे दिया है। तो बस बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया ना? हाँ, तो इसमें इन लोगों ने मांगा है लैम्डा के टर्म्स में, तो लैम्डा ग्रीन ग्रेटर देन लैम्डा बी, और जिसका लैम्डा ज्यादा उसका वाई ज्यादा, उसका बीटा भी ज्यादा। तो यदि फ्रिंज विड्थ भी बोला जाता तो फ्रिंज विड्थ जो है वो किसकी ज्यादा बनती? ग्रीन की। किसकी ज्यादा बनती? ग्रीन की। फ्रिंज विड्थ ग्रीन इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू। क्लियर है ना? तो फिलहाल तो इन लोगों ने एक्स में रिलेशन पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो गया बिल्कुल सी, कि हरे कलर का जो एक्स होगा वो ज्यादा होगा और नीले कलर का एक्स जो होगा वो कम होगा। क्लियर? ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेन की तरंग सिद्धांत के अनुसार समान अवस्था में कंपन करने वाले समस्त कणों का बिंदुपथ कहलाता है। According to the Huygens principle, the locus of all the points vibrating in the same phase is called what? Wave front। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं वेव फ्रंट को। तो करेक्ट आंसर इज सी, दिस इज वेव फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा इन द व्यतिकरण क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। यस, ड्यूरिंग इंटरफेरेंस एनर्जी अधिकतम पर उत्पादित होती है, न्यूनतम पर नष्ट होती है, संरक्षित रहती है परंतु पुनर्वितरण हो जाता है। एंड डी उपरोक्त सभी, मतलब कि क्रिएटेड एट मैक्सिमम, डिस्ट्रॉयड एट मिनिमम, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व बट इट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो करेक्ट आंसर सी ही है। हम जानते हैं कि जो व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस की घटना होती है उसमें टोटल एनर्जी ऑलवेज रिजर्व रहती है, कंजर्व रहती है। हाँ, बट ये होता है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम में इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है। जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है ना, मिनिमम वाले से भी एनर्जी कलेक्ट होकर मैक्सिमम वाले छोर पे चली जाती है, तो इसलिए वहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इट इज ओनली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी 42। सो डन हो गई ये शीट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।